हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाष्पोत्सर्जन कैसा होता है और रंध्र जो होते हैं वो बंद कैसे होते हैं और खुलते कैसे हैं। ये अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम आगे टॉपिक कवर करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूँ खनिज आयन जो होते हैं उनका उद्ग्रहण यानी वो अंदर कैसे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है खनिज आयनों का उद्ग्रहण। देखिए, खनिज आयन जो होते हैं, जो मिनरल आयंस होते हैं, वो या तो सक्रिय रूप में या तो निष्क्रिय रूप में मूल के अंदर जाते हैं। मूल है आसपास जो मृदा है, जैसे ये मूल है, ये मूल रोम हो गए। यहाँ आसपास जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, यहाँ पे काफ़ी सारे आयन होते हैं और उनको अगर पादपों में ऊपर जाना है तो वो आयन पहले मूल में जाएंगे और मूल के भी संवहन तत्वों में जैसे जाइलम और फ्लोएम, मुख्यतः जाइलम में जाएंगे। जाइलम में पहुंचने के बाद हमें ये पता है कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत के अनुसार ऊपर से एक दबाव आता है, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और वो जल को नीचे से ऊपर खींच लेता है। तो आयन जो होते हैं, आयन उसमें घुल कर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। पर आयन के ऊपर जाने के लिए उनको सबसे पहले यहाँ पे अंदर तो पहुंचना होगा ना, जाइलम में तो पहुंचना होगा, तभी तो वो ऊपर जाएंगे। अब आयन जो होते हैं वो निष्क्रिय रूप में भी और सक्रिय रूप में भी इनका स्थानांतरण, इनका परिवहन अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब सक्रिय रूप में क्यों होगा? सक्रिय रूप में क्यों होगा भाई? निष्क्रिय रूप में तो हमें पता है कि सांद्रता के अकॉर्डिंग हो जाता, कि सांद्रता प्रवणता बनी होती, बाहर ज्यादा होते अंदर कम होते, तो बाहर से वो अंदर की तरफ चले जाते। पर सक्रिय परिवहन में ऐसा नहीं होता। सक्रिय परिवहन क्यों करना होगा, इसके मैं दो कारण बताता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं पहले। खनिज आयनों का जो परिवहन अंदर की ओर होता है, आयनों का मूल की ओर परिवहन निष्क्रिय एवं सक्रिय दोनों रूपों में होता है। निष्क्रिय एवं सक्रिय दोनों रूपों में होता है। भाई निष्क्रिय तो हमें पता है कि कैसे होगा, क्यों होगा। मैं बताता हूं सक्रिय के बारे में। सक्रिय परिवहन के दो कारण बताए गए। पहला कारण यह है कि जब मृदा में अगर आयन की सांद्रता कम है और मूल के अंदर आयन की सांद्रता ज्यादा है, तो यहां प्रवणता तो बन रही है पर विपरीत दिशा की बन रही है। तो इस कंडीशन में एटीपी खर्च करने होंगे कोशिकाओं को, जिससे पर जो आयन है वो अंदर जा सके। तो पहला कारण तो यह है कि मृदा में मूल की अपेक्षा आयनों की सांद्रता कम होती है। ठीक है, मृदा में अगर मूल की अपेक्षा आयनों की सांद्रता कम होगी तो विपरीत दिशा में आयनों को जाना होगा, जिसके कारण उन्हें एटीपी खर्च करने होंगे। दूसरा कि ये जो आयन होते हैं, आयन मृदा में आवेशित रूप में होते हैं, मतलब चार्ज रूप में होते हैं। आवेशित रूप में होते हैं जो कि झिल्ली के पार नहीं जा पाते।
झिल्ली के पार नहीं जा पाते। ठीक है, ये दो कारण है जिसके कारण सक्रिय परिवहन देखा जाता है। मतलब इन दोनों कारणों के कारण यहां पे एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो निष्क्रिय और सक्रिय दोनों रूप में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कोई एक नहीं होता। सक्रिय के मैंने कारण बताया। अब निष्क्रिय परिवहन जो होता है वो तो परासरण के द्वारा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, चाहे तो आप इसको स्टेटमेंट बना के लिख लीजिए। निष्क्रिय परिवहन जो होता है ये कैसे होता है? परासरण के द्वारा। परासरण द्वारा मतलब फिर वो सांद्रता प्रवणता वाली कहानी आ जाएगी कि बाहर अगर ज़्यादा है मात्रा आयनों की और अंदर अगर कम है तो बाहर से अंदर वो आसानी से चले जाएंगे। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये जो गति हो रही है आयनों की, इसके लिए सबसे जरूरी जो बात है वो है जल विभव का होना। ठीक है, जल विभव का अंतर यहाँ पे अनिवार्य है। परिवहन के लिए जल विभव का अंतर होना, जल विभव प्रवणता होना अनिवार्य है। तो ये दो पॉइंट और अपन को याद रखने। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो मूल कोशिकाएं होती हैं, मूल कोशिकाओं में जो झिल्ली वाला भाग होता है, उस झिल्ली वाले भाग में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। हमने कुछ समय पहले, आपको ध्यान होगा, सुसाध्य विसरण के बारे में पढ़ा था। सुसाध्य विसरण में मैंने बताया था कि पादपों में जो परिवहन होता है कुछ पदार्थों का, जो खास करके जलरागी होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो आसानी से झिल्ली को पार नहीं कर पाते और उनको लेके जाने वाले कुछ प्रोटीन वाहक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि मूल कोशिकाओं में, मूल कोशिका और अंतस त्वचा की जो कोशिका होती है, इन दोनों में कुछ ना कुछ प्रोटीन वाहक होते हैं, कुछ प्रोटीन कैरियर होते हैं जो आयनों को झिल्ली से पार कराते हैं या अंतस त्वचा से पार कराते हैं। और अंतस त्वचा जो होती है वो तो खास करके, क्योंकि उसके बाद जाइलम आ जाता है भाई, एपोप्लास्ट पाथवे तक, अंतस त्वचा तक आके जल रुक जाता है और जल में हमें पता है कि आयन घुले हुए रहते हैं। अब उनको जाइलम तक पहुंचना है। ठीक है, तो अंतस त्वचा वाला जो भाग है जहां पे सुबेरिन पट्टिका होती है, वहां पे जो प्रोटीन होते हैं वो मुख्य नियंत्रक बिंदु होते हैं परिवहन के लिए। ठीक है, तो मैं ऐसे दो पॉइंट और लिख देता हूं। मूल कोशिकाओं की झिल्ली में प्रोटीन वाहक होते हैं जो कुछ आयनों को पार जाने देते हैं। ध्यान रखिएगा, सबको नहीं जाने देते, मतलब या तो ये जाने देंगे और या तो मुख्यतः ये खुद लेके जाते हैं फिर वहां से अलग हो जाते हैं, जैसा सुसाध्य विसरण में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, जो कुछ आयनों को पार जाने देते हैं या लेकर जाते हैं, मुख्यतः तो लेकर जाते हैं, तो आप इसको यहाँ पे लेकर जाते हैं लिख सकते हैं। और दूसरा होता है कि अंतस त्वचा जो होती है, अंतस त्वचा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं, वो मुख्य नियंत्रक बिंदु होते हैं आयनों के परिवहन के लिए। अंतस त्वचा में प्रोटीन चैनल या प्रोटीन कैरियर या प्रोटीन वाहक मुख्य नियंत्रक बिंदु होते हैं जो आयनों को
कैस्पेरियन पट्टिका के पार जाने में सहायता करते हैं। अब कैस्पेरियन पट्टिका का यहाँ पे क्या रोल आ गया? देखिए, हमें पता है कि कैस्पेरियन पट्टिका जो होती है वो सुबेरिन की बनी होती है, और सुबेरिन जो होता है वो आसानी से चीज़ों को पार नहीं जाने देता। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम ये तो जानते हैं कि जितना भी जल होता है वो एपोप्लास्ट के जरिए, एपोप्लास्ट माध्यम के द्वारा वो अंतः त्वचा के बाहर तक आ जाता है, और फिर सिम्प्लास्ट में भी वहाँ तक तो आसानी से आ ही जाता है, मतलब वहाँ पे एटीपी खर्च करने होते हैं उसको। पर उसके बाद जो पथ होता है वो सिर्फ सिम्प्लास्ट ही काम करता है, क्योंकि अंतः त्वचा में सुबेरिन होने के कारण जल उसको आसानी से पार नहीं कर पाता। तो अब क्योंकि जल में आयन डिजोल्व होते हैं, तो ये आयन जो होते हैं वो अंतः त्वचा में प्रेजेंट प्रोटीन वाहक होते हैं, उनके द्वारा अंदर जाइलम तक पहुंचता है। तो नियंत्रक बिंदु ये इसलिए है क्योंकि पता चला बाहर से, मतलब मृदा से मूल के जो प्रोटीन है, मूल कोशिकाओं के जो प्रोटीन है, झिल्ली में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उनने तो पता चला अंदर आने दे दिया, पर उनकी जरूरत नहीं थी, तो उनको थोड़ी देर के लिए बाहर रोक दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो अंदर होते हैं इनको अपन नियंत्रक बिंदु कहते हैं। और एक बात याद करने की, एक बात ध्यान रखने की, कि अंदर सुबेरिन प्रेजेंट होता है, तो परिवहन जो होता है जल का वो बाहर से अंदर तो हो रहा है, ठीक है, और खनिज इसी में घुले हुए हैं, मिनरल जो होते हैं इसी में डिजोल्व होते हैं, और ये अंदर आने के बाद वापस बाहर नहीं जा पाता। मतलब सुबेरिन के कारण ये जो मूवमेंट होता है, ये जो परिवहन होता है, वो एक दिशा में होता है, बाहर से अंदर की तरफ। अंदर से बाहर आयन नहीं जाता कि मान लीजिए ज़्यादा हो गया अंदर या धोखे में अंदर आ गया तो वो वापस तो नहीं जा सकता, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसलिए ये नियंत्रक बिंदु उनको कहा जाता है। तो सुबेरिन की उपस्थिति के कारण ये जो परिवहन होता है जल का और खनिज आयनों का, एक दिशा में होता है। ठीक है, सुबेरिन की उपस्थिति के कारण परिवहन जो होता है ये एक दिशा में होता है। तो ये हो गया खनिज आयनों का उद्ग्रहण। तो ये हो गया खनिज आयनों का उद्ग्रहण। अब देखते हैं हम आयनों का स्थानांतरण कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आयनों का स्थानांतरण। देखिए, अभी मैंने इसमें भी ये बात बताई थी कि आयन को जाइलम तक पहुंचाना है। जाइलम में आने के बाद वो ऊपर तो चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? अपन ने एक सिद्धांत पढ़ा था, नाम भी मैंने बताया था, कौन सा? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। तो आयनों का जाइलम में आने के बाद, आयनों का जाइलम में आने के बाद, और जाइलम में कैसे आता है? जो अपन ने अभी ऊपर बात की है, आयनों का जाइलम में आने के बाद स्थानांतरण जो होता है कैसे होता है? ये वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत से होता है। ठीक है, अब देखिए आयन ऊपर पहुंच तो गए, अब यहां पे आयनों की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां पे होती है? देखिए, पादपों में दो हम जगह हमें ध्यान रखनी है, एक जो जरावस्था में आ रही है, और दूसरी जो क्रियाशील है, मतलब विकासशील है। ठीक है, क्रियाशील मतलब उसमें लगातार क्रियाएं हो रही हैं, एक तरह से वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही तो विकास भी होगा, है ना। तो पादपों में हमें दो अवस्थाएं ध्यान रखनी है, एक तो जरावस्था में जो भाग होते हैं, अंग होते हैं, और दूसरा विकासशील जो अंग होते हैं। विकासशील अंग मतलब जैसे पुष्प बन रहा होता है, पत्तियां बन रही होती हैं, ठीक है, शिखाग्र वाला भाग,
चाहे वो मूल का शिखाग्र हो, चाहे वो तने का शिखाग्र हो। तो दो जो स्थान होते हैं, जैसे एक हो गया जो विकासशील स्थान है और दूसरा जो है वो जरा अवस्था में है ना। तो जरा अवस्था में जो पत्तियां होती हैं या जो भी ऐसे अंग होते हैं पादप के, क्योंकि वो मरने की स्थिति में होते हैं, वो मृत होने वाले होते हैं, तो उनसे आयन जो होते हैं वो निकल कर उस जगह पर चले जाते हैं जहां उसकी आवश्यकता होती है। और खास करके जो विकासशील जो अंग होते हैं पादप के, वहां पे इन आयनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जरा अवस्था से निकलकर उन अंगों तक जाते हैं जहां पे उनकी आवश्यकता होती है। एक बात तो ये हो गई, इस पॉइंट को आप चाहो तो लिख सकते हो। दूसरा कि कुछ तत्व आसानी से मूव कर जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया और पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, अब भले ही वो सक्रिय या निष्क्रिय परिवहन से हों। पर कुछ ऐसे संरचनात्मक आयन होते हैं, मतलब जो पादप में कुछ जो अंगों के निर्माण में शुरुआत से उनकी जरूरत होती है और वो बिल्कुल धसे हुए रहते हैं। तो संरचनात्मक रूप से पाए जाने वाले जो आयन होते हैं, जो अंदर तक होते हैं, जिनका परिवहन आसानी से नहीं हो सकता, ये उस अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते। चाहे पादप अंग की मृत्यु भी होने वाली हो, पर वो आयन कभी मूव नहीं करता और उस अंग के साथ वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसा एक नाम ध्यान रखना है आपको, कैल्शियम। कैल्शियम का स्थानांतरण, कैल्शियम संरचनात्मक रूप में होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। ठीक है, ये संरचनात्मक तत्व है और इसका मूवमेंट जो होता है वो आसानी से नहीं हो सकता। अब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन जो होता है ये कार्बनिक और अकार्बनिक ये दोनों रूप में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूप में हो, अकार्बनिक रूप में भी ये इसका स्थानांतरण होता है और कार्बनिक रूप में भी होता है। अमीनो अम्ल जो होते हैं काफी मात्रा में नाइट्रोजन उनमें होता है, तो नाइट्रोजन उन्हीं के द्वारा परिवहन होता है। ठीक है, पहले ये माना जाता था कि जो जाइलम है और जो फ्लोएम है उसमें एक किसी में विशेष कार्बनिक और दूसरे में अकार्बनिक रूप में परिवहन होता है, पर ऐसा नहीं है। मतलब हम अभी ये नहीं बता सकते कि जाइलम सिर्फ कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को लेकर जाता है। ऐसा तो जनरली देखा गया है कि जाइलम जो है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों होते हैं, मतलब परिवहन जो होता है तत्वों का वो दोनों रूपों में होता है। तो ये तो अपन बिल्कुल नहीं बोल सकते कि किसी में एक प्रकार से होता हो या किसी में दो प्रकार से होता हो, ये ऐसा अपन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हो गया खनिज तत्वों का स्थानांतरण। तो आपको ध्यान रखना गया है कैल्शियम के बारे में कि वो आसानी से मूव नहीं कर सकता, ऊपर से जो जरावस्था में अंग होते हैं उनसे तत्व निकलने लगते हैं और तत्व निकल के कहाँ चले जाते हैं, जो विकासशील अंग होते हैं पादप के, वहां पे उनका स्थानांतरण हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, फ्लोएम स्थानांतरण। फ्लोएम स्थानांतरण मतलब फ्लोएम परिवहन कह सकते हैं, स्थानांतरण गलत वर्ड हो गया इसके लिए। फ्लोएम परिवहन, तो फ्लोएम परिवहन में हम क्या पढ़ते हैं कि फ्लोएम के द्वारा पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दो चीजें समझनी है। पहली बात तो स्रोत क्या होता है और दूसरा कुंड क्या होता है। तो पहले मैं बताता हूं स्रोत। स्रोत मतलब वो जगह जहां पे आयन, स्रोत मतलब वो जगह जहां से आयन निकलता है, और कुंड मतलब वो जगह जहां पे वो जाके इकट्ठा होता है। अब आयन हो सकता है, शर्करा हो सकती है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, भोज्य पदार्थ हो सकता है, कुछ भी। स्रोत मतलब वो जगह जहां पे शर्करा या भोजन जहां से बनता है, जैसे पत्तियां है ना, वहां से भोजन बनता है तो वो स्रोत हो गया, स्रोत मतलब सोर्स हो गया। और कुंड मतलब जहां पे वो भोज्य पदार्थ जाके इकट्ठा हो सकता है, जैसे मूल। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा एक ही स्रोत होता है और एक ही कुंड होता है। जैसे मूल की बात करें अगर, तो सामान्यतः क्या होता है कि मूल में भोज्य पदार्थ इकट्ठे होते हैं, पत्तियों से निकलकर वो मूल की तरफ। जैसे अपन ने आलू पादप देख लें अगर, या गाजर का पादप देख लें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पत्तियों से भोज्य पदार्थ शर्करा निकलती है और वो नीचे आके इकट्ठी होती जाती है मूल में। पर बसंत जब शुरू होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में ये मूल जो होते हैं वो भोज्य पदार्थ का स्रोत बन जाते हैं। मतलब फिर नीचे से शर्करा ऊपर की तरफ जाती है फ्लोएम के द्वारा, और ये शर्करा जो होती है ये
अलग अलग जगह पे जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां पे वो जाके अपना काम करती है, अपना एटीपी जो एनर्जी देती है उसको। ठीक है, तो स्रोत मतलब वह स्थान जहां भोजन या शर्करा बनती है। और कुंड मतलब होता है वह स्थल जहां भोजन या शर्करा एकत्रित होती है। पर एक बात मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि स्रोत हमेशा स्रोत ही बनकर रहे, कुंड हमेशा कुंड ही बनकर रहे। स्रोत और कुंड बदल सकते हैं, वो उनकी आवश्यकता और मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूं, स्रोत एवं कुंड परिवर्तनशील होते हैं। और ये परिवर्तनशील क्यों होते हैं? इसमें दो स्थिति हो सकती है, एक तो मौसम और दूसरा आवश्यकता अनुसार। ठीक है, मौसम के अनुसार और आवश्यकता अनुसार ये जो कुंड और स्रोत होते हैं ये परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे बसंत जब शुरू होता है तो बसंत की शुरुआत में मूल जो होता है, ये स्रोत की तरह कार्य करता है। ये स्रोत बन जाता है और ये फिर शर्करा को भेजता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगर देखिए जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम में जो परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। हमने वाष्पोत्सर्जन खिंचाव देखा, सिद्धांत पढ़ा, तो अपन ने ये देखा कि जाइलम में जल आने के बाद वो जल बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, उसमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। और उसमें अपन ने कुछ प्रोसेस भी पढ़े थे, जैसे ससंजन, असंजन, पृष्ठ तनाव, है ना, जिसके कारण एक बिल्कुल सीधा मूवमेंट जल का ऊपर की तरफ देखा जाता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के। जल जो होता है बिल्कुल तेजी से, बिना खंडों के रूप में बदले, लगातार निरंतर रूप में ऊपर जाता जाता है जाइलम में। पर फ्लोएम में ऐसा नहीं होता। फ्लोएम में जो उसके जो घटक होते हैं, जैसे चालनी नलिका हो गई, सखी कोशिका हो गई, सखी मतलब सहचर कोशिका हो गई, है ना, और दूसरे तत्व भी होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। और उनमें जो जुड़ाव होता है, अंदर जो चालनी नलिका होती है वो कहीं ना कहीं छिद्रों के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती है, कुछ ऐसे। मतलब यहाँ पे ये छिद्र हो गया, फिर ये ऐसे और भी छिद्र होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे चालनी पट्टिकाएं जो होती हैं वो भी प्रेजेंट रहती हैं। तो फ्लोएम में ये चीज नहीं होती। पर हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा कि फ्लोएम में अगर कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्रोत है, यहाँ पे पत्तियां हैं, यहां से स्रोत से निकलकर जो भोजन है वो नीचे की तरफ आएगा। ये स्रोत से होकर भोजन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और जहां पे इसकी आवश्यकता होगी वहां पे ये निकलता जाएगा। फिर वो जल विभव और परासरण, इन सबको वहां पे मायने रखते हैं ये सब चीजें। पर अगर स्रोत मान लीजिए यहाँ है, तो स्रोत के अनुसार फिर वो कुंड की तरफ नीचे से भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे जाइलम में मूवमेंट जो हो रहा था वो एक डायरेक्शन में हो रहा था, पर फ्लोएम में डायरेक्शन यहाँ पे दोनों अपन देख सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्लोएम में जो परिवहन होता है वो दो तरफा होता है, जबकि जाइलम में जो परिवहन होता है वो एक तरफा होता है। तो जाइलम में जो परिवहन होता है वो एक दिशा में होता है। ठीक
ठीक है, जबकि फ्लोएम में जो परिवहन होता है वो दो दिशा में हो सकता है। जाइलम में जो परिवहन होता है उसमें जल, जाइलम में जो परिवहन होता है उसमें जल होता है और खनिज तत्व होते हैं। खनिज तत्व जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, वो घुले हुए रहते हैं। जबकि फ्लोएम में जो परिवहन होता है उसमें जल तो होता ही है, मतलब फ्लोएम रस जिसको अपन कहते हैं, वो जल एक्चुअली में रस होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये रस होता है। इसके साथ साथ फ्लोएम में शर्करा होती है और हार्मोन होते हैं और अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये जाइलम और फ्लोएम में परिवहन होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें एक दिशा और दो दिशा वाला होता है। तो स्रोत और कुंड आप ध्यान रखिए, क्योंकि अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसको अपन कहते हैं दाब प्रवाह, उसमें ये सब चीजें काम आने वाली हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन दाब प्रवाह के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दाब प्रवाह। इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं मास फ्लो। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसमें मैं इसको पूरा समझा रहा हूँ, आप चाहे तो अपनी बुक से इसको रीड कर सकते हैं, एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं। अब क्योंकि नीट में अभी फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है वो एनसीईआरटी को फोकस करके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अपन ध्यान रखें कि एनसीईआरटी पहले अपन को करनी है। ठीक है, चलिए अपन इसकी क्रियाविधि शुरू करते हैं। दाब प्रवाह के बारे में सबसे पहले तो मैं बेसिक बताता हूं, इसको मंच ने बताया था। दाब प्रवाह के बारे में सबसे पहले मंच ने बताया। और दाब प्रवाह में अपन देखते हैं कि स्रोत से कुंड की तरफ परिवहन कैसे होता है। स्रोत से कुंड की ओर परिवहन होता है इसमें। अब इसको समझने के लिए आप पहले अपन बात करते हैं संवहन बंडल की। देखिए, जैसे मैं मूल की बात करूं तो मूल में अंदर जो है यहां संवहन बंडल है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूं कि जैसे मान लीजिए ये है जाइलम। ठीक है, ये जाइलम है और इसी से बिल्कुल लगा हुआ साइड में फ्लोएम होता है। ये मैं बना रहा हूं फ्लोएम। थोड़ा सा मैं इसको दूर बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी जाए। ये है फ्लोएम। ठीक है, और फ्लोएम में ये जो है ये चालनी नलिकाएं मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये चालनी नलिकाएं जहाँ पे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वो एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, कुछ इस तरह से। ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये हैं चालनी नलिकाएं। अब चालनी नलिकाएं जो होती हैं इनसे लगी हुई कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन कहते हैं सहचर कोशिकाएं। बेटा आप लोग स्ट्रक्चर समझिएगा इसका ध्यान से, क्योंकि ये सब चीजें अपन यूज होने वाली हैं। यहाँ पे लगी होती हैं सखी कोशिकाएं या सहचर कोशिकाएं। ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये हो गई इसमें सहचर कोशिकाएं। तो ये हो गया जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अब दूसरी बात समझिए। एक बात और है, जैसे अगर मैं पत्तियों की बात करूं तो द्विबीजपत्री पर्ण या एक बीजपत्री पर्ण की संरचना देखें तो हमें पता है वहां पे पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के कारण भोजन का, शर्करा का निर्माण होता है। तो मान लीजिए यहां पे ये इसके आसपास पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं। ठीक है, समझिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, फिर आप बुक से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो ये पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं। अब पर्ण मध्योतक कोशिकाएं बहुत सारी हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं ये, और हर पर्ण मध्योतक कोशिका में लगभग
20 से 40 के बीच में हरित लवक होता है। तो अब इन कोशिकाओं ने शर्करा का निर्माण किया। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शर्करा का निर्माण हुआ। अब ये शर्करा क्योंकि इसके काफी नजदीक होती है, तो ये शर्करा यहां से ये स्रोत हो गया ना, ये स्रोत हो गया शर्करा का, मतलब यहां पे बन रहा है भोज्य पदार्थ। अब मान लीजिए ये स्रोत है जहां पे शर्करा है, और इस शर्करा को हमें नीचे, मतलब मान लीजिए कुंड नीचे कहीं है, तो यहां पे जैसे मान लेते हैं कुंड है, यहां तक पहुंचाना है इसको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये पर्णमध्योतक कोशिका में शर्करा बनी, ये स्रोत हो गया, और ये नीचे कुंड है, हमें इसको यहां तक पहुंचाना है। तो अब क्या होगा, यहां से ये शर्करा सखी कोशिका द्वारा, सखी कोशिका मतलब सहचर कोशिका, कंपेनियन सेल द्वारा ये शर्करा प्रवेश करेगी चालनी नलिका के अंदर। ये यहां से जाएगी इसके अंदर। अब देखिए चालनी नलिका जो होती है, क्योंकि आसपास इसके शर्करा सखी कोशिका है, और सखी कोशिका इसके अंदर चीजों का आना या यहां से बाहर जाना उसके नियंत्रण में ही रहता है। अब क्या होगा कि अपने आप तो ये मूव करेगा नहीं, क्योंकि सखी कोशिका जो होती है वो अपने आप आसानी से मूवमेंट नहीं कराती। तो यहां पे जो परिवहन होगा ये होगा सक्रिय परिवहन। ठीक है, ये होगा सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन के द्वारा ये शर्करा यहां पे अंदर आएगी, और इस प्रक्रिया को अपन कहेंगे लोडिंग, लदान। लदान मतलब अब चालनी नलिका भर गई, किससे? शर्करा से। तो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लदान जो है, लदान मतलब क्या, लोडिंग मतलब क्या? लोडिंग मतलब है कि शर्करा का पर्णमध्योतक कोशिका से चालनी नलिका में आना। ठीक है ना, तो चालनी नलिका में आ गया, और यहां पे चालनी नलिका में आया कैसे, कौन लेके आया? सहायक कोशिकाओं द्वारा, सखी कोशिकाओं द्वारा। तो ये जो है ये सक्रिय परिवहन है, मतलब लदान जो हो रहा है ये सक्रिय परिवहन के कारण हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि अब ये शर्करा जो आ गई यहां पे, अब ये शर्करा पहुंच गई है कहां पे? चालनी नलिका में। अब जब शर्करा, देखिए ऐसे हर कहीं पे हो सकता है, मतलब यहां पे, यहां से भी शर्करा यहां पे आ सकती है, यहां से शर्करा यहां पे आ सकती है। वो मैंने एक बात समझाई है कि ये स्रोत है और ये कुंड है, मतलब कहीं भी ऊपर से नीचे की तरफ अपन को यहां पे समझाना है। तो अब यहां पे शर्करा आ गई, और क्योंकि शर्करा आ गई तो सीधी सी बात है, ये जो यहां पे थोड़ा बहुत जल था उसने शर्करा को लिया और अति परासरणी विलयन बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। अति परासरणी विलयन की खासियत होती है कि वो जल को अवशोषित करता है। अब ये जल कहां से अवशोषित करेगा? ये जल अवशोषित करेगा जो इससे लगा हुआ जाइलम है वहां से। ठीक है, तो जैसे ये अति परासरणी विलयन हो जाएगा तो यहां से जल निकलकर जाएगा कहां पे? इसके अंदर। ये जल इसके अंदर जा रहा है, और जैसे ही जल इसके अंदर जाएगा तो ये जो कोशिका है, ये जो चालनी नलिका है, ये थोड़ी सी फूल जाएगी। पानी अंदर भर गया तो फूल गई। फूलने के बाद यहां पे दबाव बना, आपको ध्यान होगा स्फीति दाब है ना, या परासरणी दाब, ये सब दबाव यहां पे देखा जाएगा। और जैसे ही दबाव बनेगा तो दबाव बनने के कारण क्या होगा? वहां पे थोड़ी सी सिकुड़न आती है, फिर थोड़ा सा वो फूलता है, फिर सिकुड़न आती है, फिर फूलता है। कुछ इस तरह से दबाव के कारण मूवमेंट वहां पे होता है। और जब वो जैसे ही थोड़ा सा सिकुड़ेगा या फैलेगा तो जो शर्करा है वो अपने उच्च सांद्रता से, मतलब अधिक परासरण से निम्न परासरण की तरफ जाएगी, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगी परासरण के द्वारा। ठीक है, परासरण के द्वारा वो कम सांद्रता की तरफ जाने लगेगी। मतलब अब या तो वो ऊपर जा सकती है या तो वो नीचे जा सकती है। अपन यहाँ पे नीचे की तरफ बना रहे हैं क्योंकि अपन ने कुंड हम यहाँ पे समझ रहे हैं, तो हम इसको मूवमेंट नीचे की तरफ करा रहे हैं। तो अब ये शर्करा यहाँ तक पहुंच गई। सेम यही प्रक्रिया फिर से यहाँ पे होगी, क्या कि यहाँ पे विलयन आ गया। ठीक है, यहाँ पे अति परासरणी विलयन बन रहा है, फिर यहाँ से जल अवशोषित होगा, यहाँ की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा सा ये फूलेगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर
शर्करा नीचे की तरफ जाएगी। ऐसे करते 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 जब शर्करा यहां पे पहुंच गई, अब क्या होगा, अब ये शर्करा, क्योंकि यहां पे इसकी सांद्रता कम है भाई, कुंड में शुरुआत में तो सांद्रता कम होती है ना, ये सांद्रता यहां पे कम है, तो ये शर्करा अब यहां से निकलकर परासरण विभव मतलब सांद्रता के अकॉर्डिंग, सांद्रता के अनुसार ज्यादा से कम की तरफ वो जाएगी। और क्योंकि यहां फिर से उसको सहचर कोशिकाओं को, सखी कोशिकाओं को पार करना होगा, तो इसको हम कहेंगे सक्रिय प्रक्रिया, सक्रिय परिवहन। क्योंकि सहचर कोशिकाओं को पार करने के लिए उसको एटीपी खर्च करना होगा, ठीक है, जाते वक्त भी एटीपी खर्च करना पड़ रहा था, निकलते वक्त भी एटीपी खर्च करना पड़ रहा है। तो चाहे लदान की बात करें, चाहे अलदान की बात करें, अलदान मतलब अनलोडिंग की बात करें, तो दोनों ही प्रक्रिया यहां पे सक्रिय है, सक्रिय परिवहन के द्वारा हो रहा है। तो अलदान या अनलोडिंग या और कोई वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं अपन हिंदी में, बाकी मतलब सबका एक ही है कि यहां से शर्करा का कुंड की तरफ स्थानांतरित होना। अब देखिए अब क्या हुआ, अब यहां से शर्करा निकल गई वापस, ठीक है, वो चली गई कुंड में, और अब यहां पे क्योंकि जल यहां तक आ रहा था आ रहा था आ रहा था, ठीक है, और जल फिर से अब यहां से निकलकर, अब जल यहां से निकलकर निष्क्रिय परिवहन के द्वारा जाइलम में वापस एंटर करता है, और यहां से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा वो फिर से ऊपर चलने लगता है। मतलब ये प्रक्रिया तो नॉर्मल चलती रहती है, ठीक है। जल को यहां से निकलने के लिए, हालांकि जल विभव परासरण के आधार पर भी ये प्रक्रिया होती है, और यहाँ पे किसी एटीपी को खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जल यहाँ से निकलकर जाइलम में जाकर वो वापस ऊपर खिंच जाता है। तो इस तरह से शर्करा चली गई कुंड में और जल चला गया वापस ऊपर। लदान के लिए, लोडिंग के लिए सक्रिय परिवहन, अलदान के लिए, अनलोडिंग के लिए सक्रिय परिवहन, यहां से यहां जाने के लिए, वापस जल का जाइलम में जाने के लिए निष्क्रिय प्रक्रिया, वापस ऊपर जल का जाने के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। अगर पादपों में हमको देखना है कि जाइलम भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करती है कि नहीं, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या करते हैं, छाल वाले भाग में अपन फ्लोएम का पार्ट थोड़ा सा हटा देते हैं, और हटाने के बाद कुछ समय उसको रख देते हैं। तो जब फ्लोएम का पार्ट हटा देंगे तो ऊपर से जो शर्करा नीचे की तरफ आती है, अब क्योंकि बीच में फ्लोएम हट गई तो फ्लोएम से वो आगे तो बढ़ नहीं पाएगी, तो वो एक जगह पे आके इकट्ठे होने लगती है ना। जैसे ये छाल वाला पार्ट है, हमने यहाँ से क्या किया, फ्लोएम वाला भाग यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ से जो स्रोत से जो शर्करा नीचे की तरफ आएगी, भोजन नीचे की तरफ आएगा, अब क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम गायब है तो वो आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, तो ये हिस्सा जो होता है ये फूल जाता है। तो ये फूला हुआ भाग ये इंडिकेट करता है कि भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपने समझी, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। आप इसको एनसीईआरटी बुक से रीड करिए, या जो आपके पास मटेरियल है उससे आप रीड करिए, इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे आज एंड होता है, और आने वाली क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।